हेलो छत्तीसगढ़। तो मिशन छत्तीसगढ़ के हमारी इस जर्नी को अगेन आगे बढ़ाने के लिए मैं आपका मेंटोर, आपका टीचर प्रहलाद वापिस आया हूं फिजिक्स का एक जबरदस्त लेक्चर लेके। इसमें हम फिलहाल पहली यूनिट में ही हैं। 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन को पहले देख रहे हैं। तो पहले चैप्टर में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। आज अपन बहुत 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 इंपॉर्टेंट इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आता ही है, जो कि है गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशंस, है ना। तो देखो गॉस थ्योरम के बारे में, देखो गॉस थ्योरम सिंपल सा है, उसमें कोई बात नहीं है। टोटल जो फ्लक्स रहेगा, टोटल चार्ज रहेगा 1/ε0 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो गॉस थ्योरम है क्या चीज? गॉस थ्योरम जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का ना एक अल्टरनेटिंग मेथड है। देखो इसको मैं बहुत अच्छे से आप लोग को समझाता, लेकिन अब चूंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है तो इंपॉर्टेंट लेके चल रहे हैं। अगर किसी चीज में डाउट होती है ना, या किसी चीज में एकदम डीप डिटेल वीडियो चाहिए होता है ना, तो मेरे को बता देना, है ना। तो गॉस थ्योरम क्या है? ये एक अल्टरनेटिंग मेथड है। इससे पहले जो है, जो कूलॉम्स लॉ जो है वो फोर्स लाए थे, वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए काम करते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, एक्सियल इक्वेटोरियल में हम E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1/4πε0 किसी चार्ज Q के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी निकलती है? इतना Q/r² प्लस के कारण बाहर, माइनस के कारण अंदर। ये लेकिन कंडीशनल है, ये निकलता है पॉइंट चार्ज के कारण। क्लियर है? ये निकलता है किसके कारण? पॉइंट चार्ज के कारण। अब अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो मान लो मेरे पास ये पेन है, इसको मैं चार्ज दे दिया तो तब तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना। तब आएगा मदद करने गॉस साहब, है ना। तब गॉस जो है वो क्या करेंगे? अपना तरीका देंगे, अपने लॉ देंगे, उसके हिसाब से अपने को चलना है। क्लियर? ओके, तो गॉस थ्योरम को देखते हैं। ये है अपना गॉस थ्योरम। देखो कोई भी जो क्वेश्चन आएगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से रिलेटेड, उसमें पहले वो बोल देगा कि सबसे पहले गॉस थ्योरम को बताओ, उसके बाद उसके हेल्प से कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, या कोई शीट के कारण, या कोई स्फीयर के कारण निकाल के बता दो बोलेगा, है ना। ओके, तो यहां पे आते हैं अपन गॉस थ्योरम को। पहले स्टेट गॉस थ्योरम करके आएगा। तो गॉस थ्योरम जो है उसको पहले पढ़ देता हूं। गॉस थ्योरम जो है क्या है? देखो ये कोई चार्ज है Q, इसके कारण अगर फ्लक्स निकालना है ना, पहले इसको बंद कर दो, और अगर टोटल फ्लक्स निकालना है ना, तो टोटल फ्लक्स जो होगा ना वो कुछ नहीं होगा, इसके अंदर कितने चार्ज है Q, हाँ ठीक है, इसका 1/ε0 टाइम्स होगा, बस। ये है गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स। ये है गॉस थ्योरम, पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो पहले तो गॉस थ्योरम आया है, उसको प्रूफ करना। गॉस थ्योरम को प्रूफ करना अभी नहीं बताऊंगा मैं, वो उतना इंपॉर्टेंट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है ना। आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा, अगर कुछ डिमांड है आप लोग का, कुछ और चाहिए इसमें तो मैं बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी मेरे हिसाब से चलो, है ना। ओके, तो देखते जाओ। हाँ, तो गॉस थ्योरम ये अपना आगे बढ़ गया, ये ओके। The net electric flux through any closed surface is 1/ε0 times of the total charge present inside. Total electric flux जो होगा किसी चार्ज के कारण, वो कितना होगा? 1/ε0 times charge inside Gaussian surface. पहला कंडीशन इसमें ये है कि आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। किसी ओपन चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब, अगर किसी चार्ज को बनाना है, लाइक इसको मैं चार्ज दे दिया, तो इसके कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर गॉस लॉ यूज करना है ना, तो सबसे पहले इसको बंद करो भैया। अब बंद करने ना हमारे पास ना 3 तरीके हैं। अगर कोई 1D ऑब्जेक्ट है, लाइक कोई ऐसे रॉड है ना, चार्ज रॉड है, तो इसको हम ऐसे सिलेंडर से बंद करेंगे, और यहां पे हम चार्ज की बात नहीं करते, यहां पे चार्ज की जगह हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज की जगह हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यहां पे होता है लैम्डा। अगर इसमें मान लो चार्ज Q है, इसका लेंथ कैपिटल L है, तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L कांस्टेंट होता है। ये 1D ऑब्जेक्ट के लिए। अगर कोई 1D ऑब्जेक्ट को बंद करना है, 1 मिनट, हाँ क्या बोल रहा था मैं? अगर कोई 1D ऑब्जेक्ट है और चार्ज है, इसको अगर गॉसियन सरफेस बनाना है तो सिलेंडर में बंद कर दो, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम पर मीटर। छोटी सी बात है। अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट लाइक ये कोई शीट है,
ये कोई शीट है। अब ये शीट के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो इसको लिए भी इसको बंद करने के लिए शीट बनाना पड़ेगा, शीट बोलता हूँ सॉरी, सिलेंडर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये इसको अगर मैं चार्ज दिया अगेन, तो इसके छोटे से फ्रैक्शन को बंद कर दो, ये ऐसे सिलेंडर से ये छोटे से फ्रैक्शन को मैं बंद कर दिया ऐसे, ठीक है। ये शीट था, ये ऐसे उसको पार करके ऐसे पार करके इधर निकला है, तो बंद कर दिया। यहां पे आता है, मान लो अगर इसका एरिया ए है, इसमें चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आती है सिग्मा। चार्ज का यूज हम नहीं करते, सिग्मा का यूज करते हैं, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए है ना, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ये 1D 2D और 3D के लिए भी। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है, लाइक ये कोई स्फीयर है, तो इसको तो 3D को कैसे बंद करोगे, 3D में ही करोगे ना। तो स्फीयर को, लाइक ये कोई चार्ज है ना, तो इसको स्फीयर में ही बंद कर दो। स्फीयर में होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आती है रो, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये छोटी सी बात है, अभी आएगी इसमें करके मैं बताया, है ना। तो यहां तक क्लियर है। अगर कोई चार्ज क्यू है, इसके कारण अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो क्यू के कारण टोटल फ्लक्स, इसको मैं बंद कर दिया, और टोटल फ्लक्स जो है वो होगा क्यू का 1/ε0x, ठीक है। सवाल आता है डाइपोल का कितना होता है, डाइपोल, ये डाइपोल, ये देखो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये बन गया डाइपोल। इसके कारण टोटल बंद करो, फाई निकालो, कितना होगा क्यू नेट, क्यू नेट कितना निकलेगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू नेट 0 कितना होगा, क्यू नेट इंटू 1/ε0 होगा। क्यू नेट ही 0 है भैया यहाँ पे, तो कहां से फ्लक्स बनेगा, कोई फ्लक्स नहीं, डाइपोल का, है ना। प्लस से निकला माइनस में घुस गया, प्लस से निकला माइनस में चल दिया, कोई फ्लक्स ही बाहर नहीं आ रहा है, ठीक। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, किसी एरिया को पार करके जाए। डाइपोल में कहां जाएगा, प्लस से निकला अंदर चले गया, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसको पार करना चाहिए। ओके, तो गॉस थ्योरम को हम समझ गए हैं, ठीक ठाक। आगे बढ़ते हैं, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, जिसमें हम एक लीनियर चार्ज के कारण या एक चार्ज रॉड के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करनी है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये वाले स्लाइड में आई थिंक नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये दिख रहा है, ये आ गया। क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें 19 में दिख रहे हैं, 21 में दिख रहे हैं। उन्नीस में दिख रहा है, 21 में दिख रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं 25 में आने के काफी इसके चांसेस बनते हैं। पिछले साल नहीं आया था, पिछले साल आया था डाइपोल के कारण इक्विटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट मीडियम, है ना। सो इसको आगे बढ़ाते हैं हम, ये मैक्सिमम जूम मेरे ख्याल से, वेट, ओके, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ये पहले तो दिख ही रहा है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग गॉस लॉ। दो वर्ड की पॉइंट, एक तो गॉस लॉ और दूसरा है क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या ये आ सकता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, दो वर्ड में आता है ना। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कंडीशन क्या है, गॉसियन सरफेस बनाओ। तो ये एक रॉड है, इसके कारण किसी डिस्टेंस पर, मान लो P डिस्टेंस पर निकालना है, R डिस्टेंस पर निकालना है P पॉइंट पर, इसको R डिस्टेंस को एक्सिस बना के एक ऐसा सिलेंडर ड्रॉ करो जिसका रेडियस खुद R हो। ये सिलेंडर बन गया, अभी बताया था, ये बन गया। तो मान लो ये हमारे पास चार्ज रॉड है, इससे डिस्टेंस मान लो R डिस्टेंस पर, यहां पे डिस्टेंस को क्या लिया गया है, फिलहाल छोड़ो, डिस्टेंस की बात तो है नहीं। तो मान लो R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये P को हमने एक्सिस मानकर सेम रेडियस का एक गॉसियन सरफेस लाइक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया।
अब सिलेंडर पे एक पॉइंट हमने एज्यूम किया, पॉइंट पी। ये यहां पर एक पॉइंट पी हमने एज्यूम किया। मान लो इसका एरिया ds है, बेसिकली इसका एरिया वेक्टर होगा, है ना। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन क्या होती है, जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। ओके, समझ लो ऐसे बाहर। ओके ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन है। अब इसके कारण मैं करूंगा फ्लक्स निकालूंगा। फ्लक्स का एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। फ्लक्स क्या होता है, ए ds वेक्टर प्रोडक्ट कर दो, या एडीएस कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला। तो पहले फ्लक्स इसके कारण निकाल लेते हैं। सो फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। नाउ ई ds कॉस थीटा, एंगल की बात करें, देखो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर भागती है, ऐसे इधर 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 इधर, ये ऐसे ऐसे। तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ds को पार कर रही होगी, ये भी तो ऐसे ही निकल रही होगी ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से पार करके जा रही होगी, ये भी तो ऐसे ही निकल रही होगी, जो ds को पार कर रही होगी, एंगल 0। क्लियर है ना। तो cos 0 इज 1, e कांस्टेंट बाहर निकल गया, ds 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 कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ ds है। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होता है, पूरा ds 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 को जोड़ दो तो क्या होगा, ये जो सिलेंडर माने हैं उसका कर्व एरिया, कर्व सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का, 2 पाई आर एल हो गया, 2 पाई आर एल, नो प्रॉब्लम। फाई निकल गया a इंटू 2 पाई आर एल। ओके आगे बढ़ते हैं। Now again, according to Gauss law, we know that phi is nothing but 1 upon epsilon naught into q, charge present inside the Gaussian surface. Now यहाँ पे चार्ज तो नहीं आएगा, चार्ज डेंसिटी का बात है सर, है ना। चार्ज तो आएगा नहीं, बहुत लंबी वायर है, चार्ज डेंसिटी आएगा, है ना। ओके तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल चार्ज इसमें अपन q मान लेते हैं, बाद में इसको रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो phi is according to Gauss law this, उधर भी फाई है, इधर भी फाई, उधर फाई, इतना आया था, यहाँ पे देखो इतना आया। ये दोनों को इक्वेट करो देखो बताया था फिर से, देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है क्यू बाई एल। सो क्यू इज व्हाट, लैम्डा टाइम्स एल। वेट वेट वेट, क्यू, ये क्यू है, क्यू इज व्हाट, लैम्डा एल। सो क्यू की जगह हमने लैम्डा एल पुट कर दिया, एल और एल यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, ये एल उड़ा देता हूं मैं। ई चाहिए, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो, ये फाइनल वैल्यू आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है ना। इसमें एक चीज और जो दिया नहीं है वो है ग्राफ। एक बार अगर आपके पास टाइम हो ना तो ग्राफ बना लेना, क्लियर है। देखो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, कई बार छोटा है बहुत 5 नंबर के हिसाब से, तो ग्राफ बना लेना एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या होता है, इधर ले लो ई, इधर ले लो आर, ये लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ओके, गॉस थ्योरम का एक दूसरा एप्लीकेशन आता है हमारे पास, लीनियर एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें हमें एक इनफाइनाइट शीट होता है और उस शीट के एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने बोलता है ना। ये देखो derive an expression for the intensity of electric field due to a uniform infinite plane sheet of charge. Clear? ये है ना। या स्टेट गॉस थ्योरम, देखो पहले बता दिया था ना मैं, गॉस थ्योरम को पूछ सकता है। स्टेट गॉस थ्योरम by using this derive an expression for intensity of electric field at any point due to uniformly charged infinite sheet. शीट आ गया, की पॉइंट क्या, इनफाइनाइट शीट, दूसरा क्या, गॉस थ्योरम, है ना। बाकी इजी है, कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास एक चार्ज शीट है, इसको छोड़ो अभी इधर ध्यान दो, उसको भूल जाओ, अभी इसमें आना है। ये चार्ज शीट है। अब चार्ज शीट में मैं क्या बताया था, भैया इसको बंद करना है तभी तो गॉस थ्योरम लगाएंगे ना, ये तो कहां लगा पाएंगे। तो इसको बंद करने के लिए ये लो एक सिलेंडर ड्रॉ कर दो, और ये इसको पार करके ये बाहर निकल गया, ये बन गया गॉस थ्योरम। जितने डिस्टेंस पर निकालना है उस डिस्टेंस को मान लो कोई एक्सिस पॉइंट नाम दे दो, लेट दिस इज P1, इस तरफ P2 नाम दे दो, बस इसके कारण यहां पर निकाल लो, इजी है। इसके कारण फ्लक्स निकाल लो ना टोटल, वही तो कर रहे हैं हम अपन, है ना। ओके सो अब देखो यही काम हुआ है। अब ये सिलेंडर इसमें चार्ज है ना, ये चार्ज शीट है, इसको पार करके जा रहा है। सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, है ना, सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं।
देखो एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, है ना। अब देखो यहां पर, वहां पर देखो शीट वाले में क्या हुआ था, ये शीट था, ये सॉरी ये अपना रॉड था ना कंडक्टर, उसमें ये अपन ऐसे सिलेंडर को किए थे, ऐसे ऐसे सिलेंडर में एक सरफेस ये था ऊपर वाला S1 लेते, एक मान लो S2, ये S3, इधर इधर में तो जीरो होता क्योंकि फील्ड ऐसे जा रही थी, इसका एरिया ऐसे था, cos 90 बनता था, जीरो होता था। सेम इसमें होता था ऐसे, फील्ड ऐसे थी, एरिया ऐसा था, बीच बस में होता था, तो बीच बस में होता था, कर्व सरफेस इसलिए आया, है ना, टोटल कर्व सरफेस। यहाँ पे 3 सरफेस है, एक S1 सरफेस इधर हम मान लिए, एक S2 सरफेस हमने इधर मान लिया, और थर्ड सरफेस जो है उसका कर्व सरफेस है। क्लियर है, ये ऐसे है जैसे ये शीट है और ये इसको सिलेंडर पार करके ये निकल गया। एक सरफेस इधर जो कि होता है ये सर्कुलर, एक इधर सर्कुलर, तो ये बीच वाला कर्व। ओके, अब ध्यान दो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, ये इधर इधर जाएगा, ये शीट इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, इधर इस तरफ जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा। अब देखो इधर वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर के ये जो सर्कुलर सरफेस है उसको पार करके जाएंगे, इधर वाले पार करके जाएंगे, लेकिन ये कर्व सरफेस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पार करके जाएगी क्या? इमेजिन करो, ये है शीट, देखो इधर से ऐसे ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्फेरिकल वाले सरफेस को पार करके निकल गया, इसको निकल गया। कर्व सरफेस को कहां निकलेगा? कर्व सरफेस का एरिया निकालो, इधर इधर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री। देखो कर्व सरफेस के कारण कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सरफेस के कारण बनेगा, इस बात को ध्यान में रखना। ओके ठीक, तो पहला सरफेस ये सर्कुलर, ये दूसरा S2 सर्कुलर, ये तीसरा जो है S3 ये कर्व सरफेस है। ओके, तो देखो S2 S1 S2 कारण बनेगा, ये कर्व वाले कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा अभी समझा दिया मैं, है ना। तो देखो EDS अपन ये निकाल दिए, टोटल विड्थ ये निकाल दिए अपन, ये पहले के कारण S1 के कारण, ये S2 के कारण, ये S3 के कारण। अब देखो S3 के कारण जो है जीरो आएंगे, ठीक है ना, 90 डिग्री पर। ये देखो कोई पॉइंट पकड़ लो ना, ये कर्व सरफेस, ये देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे नीचे होगा, ई तो भैया ऐसे ही जाएगा ना। देखो ये ई और ये इसका एरिया ds cos 90 0। तो ये दो के कारण बस बनेगा, एक के कारण नहीं बनेगा। नेक्स्ट, है ना, ये देखो ये कहां मिला, वो तो जीरो हो गया, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, है ना, ये दोनों जुड़ के 2e into ds हो जाएंगे, है ना। EDS एंगल जीरो है, बता दिया था। ई बाहर निकला ds सर उसका सर्कल उसका एरिया बन जाएगा a into s, ठीक है, फिलहाल एरिया को s मान लिया अपन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है, इसका एरिया को a भी मान सकते हो, है ना, ये 2 कई बुक में ना 2EA लिखा के आता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, है ना। अब देखो ये तो फ्लक्स निकाले अपन पुराने अपने सूत्र से। अब गॉस थ्योरम से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाई पहले से यहां से निकाल लिया 2ES क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई चाहिए, इसको इधर भेज दो, ये देखो ये आ गया, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझा रहा हूं मैं, ये क्या है 2ES इज इक्वल टू क्यू बाई 2ES इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई चाहिए अपने को, सो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू बाई एस, यहाँ पे एरिया को s लिया है ना, ये तो होता है सिग्मा, बता दिया था शुरुआत में, तो ये दोनों की जगह मैं लिख दूंगा सिग्मा। सो ए इज नथिंग बट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये इतना होता है, समझ में आया। डायरेक्शन की बात करें तो देखो ये शीट था, ये शीट था, ये शीट था, ये था शीट प्लस चार्ज था, पॉइंट हमारा यहाँ था, शीट इधर इधर ही तो भागेगा, हेलो इधर इधर ही तो भागेगा, ये शीट है इधर, ये भागा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ये भागा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। 2 शीट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे नहीं दिया है। 2 शीट वाला कॉन्सेप्ट ना अभी फटाक से बताया तो मैं 2 मिनट लगेगा, उसकी जरूरत पड़ेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ओके, देखो इधर का बढ़िया जगह खाली है। देखो एक शीट ये है, ये अलग से बता रहा हूं मैं, एक शीट ये है, मान लो ये जो शीट है इसमें है चार्ज डेंसिटी, अभी सेम से बताऊंगा फिर अलग अलग बताऊंगा, प्लस प्लस है दोनों में। कहने का मतलब इसमें मान लो चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसमें भी प्लस सिग्मा है।
और इसके कारण 3 पोजीशन पे निकालते हैं अपन, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, है ना। इसको मान लो फर्स्ट वाला प्लेट, इसको मान लो सेकंड वाला प्लेट। यहाँ पे देखो पहले वाले प्लेट के कारण ई जो निकलेगा बाहर जाएगा, नो डाउट। दूसरे के कारण दूसरा भी तो उधर ही भेजेगा, E2 नो डाउट, दोनों का सेम डायरेक्शन। देखो यहाँ पे ई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है भैया, चार्ज में डिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उतना ही होगा वो। खुद सोचो ना, ये इनफाइनाइट प्लेट है, ये इनफाइनाइट में चाहे 2 मीटर में रहो, 200 किलोमीटर में रहो, तो इनफाइनाइट है। तुमको तो ऐसा लगेगा बगल में ही खड़ा है, तो समझ रहे हो। तो ये है ओके। सो ये E1 भी इधर, E2 भी इधर, ई नेट कितना निकल, दोनों सेम डायरेक्शन जोड़ दो, ई नेट यही तो निकलेगा ना। कितना निकलेगा, ये E1 प्लस E2। E1 के कारण बताओ भैया, 1 के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 2 के कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो हाफ हाफ है, जुड़ के फुल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां पर कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां पे भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे E1 इस तरफ आएगा अपने से दूर, यहां पर E2 इधर आएगा अपने से दूर, इक्वल एंड अपोजिट, अंदर में E 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। नेक्स्ट प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बता दो। प्लस माइनस में भी ना सेम में देखो, ये एक तरफ मान लो प्लस सिग्मा की डेंसिटी, एक तरफ मान लो माइनस सिग्मा डेंसिटी, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। नाउ 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट बना लिया, यहां पर प्लस वाला दूर भगाएगा, E1 बोल देता हूं, पहला प्लेट दूसरा प्लेट अपने दूसरा वाला प्लेट अपने तरफ खींचेगा, ये 1 उधर भेजेगा, माइनस अपने तरफ खींचेगा, इक्वल अपोजिट, इधर 0। देखो इधर भी सेम कहानी, प्लस वाला बाहर भेजा, माइनस वाला अंदर खींचा, ई कितना 0। लेकिन यहाँ पे बीच में देखो प्लस वाला उधर भेजा E1, माइनस वाला भी उधर खींचा E2, E1 E2 सेम डायरेक्शन, जुड़ेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान में रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं फटाक से लगा दूंगा और बताया था बोल दूंगा, ठीक है ओके। तो गॉस थ्योरम का हमने क्या किया, ये सेकंड वाला एप्लीकेशन देख लिया, एंड लास्ट जो है वो स्फीयर के कारण। एक्चुअल में ये 2 है ना, ये स्फीयर के कारण एक आता है, स्फीयर 2 टाइप के होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो स्फीयर अपने को क्या क्या मिलेंगे। स्फीयर जो है एक मिलेंगे अपने को, या तो इसको लिखेगा मेटालिक करके, या तो इसको लिखेगा कंडक्टर करके। अगर मेटालिक या कंडक्टर लिखा है तो चाहे वो स्फीयर में, चाहे वो हॉलो बोले चाहे सॉलिड बोले, हमें सेम काम करना है। हॉलो या सॉलिड जो स्फीयर है, ये दोनों में चार्ज जो होते हैं वो बाहर आके सरफेस में रुक जाते हैं, इसलिए दोनों का सेम डेरिवेशन होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्फीयर वाले कॉन्सेप्ट की। कौन से कॉन्सेप्ट की, स्फीयर वाले। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस थ्योरम, ये वाला है ना, किसी स्फीयर के कारण गॉस थ्योरम के हेल्प से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला 3 पोजीशन पर, है ना। तो स्फीयर का हो गया। और तो क्या बोलूं मैं, ये मेटालिक या कंडक्टर अगर बोल दे तो चाहे हॉलो बोले चाहे सॉलिड बोले, अपने को एक ही डेरिवेशन करना है, मेटालिक या कंडक्टर में, ओके। अगर अब यहां पे देखो, एक तो नॉन कंडक्टर लिखता है, नॉन कंडक्टर, और नॉन कंडक्टर के लिए फिजिक्स में एक स्पेशल वर्ड है इंसुलेटर। ये है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर बोला तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, जो कि है किसका, सॉलिड का। किसका है, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अलग है और इसका अलग, मतलब 2 ही डेरिवेशन है, ओके। देखते हैं यहां पे क्या पूछा, देखो स्टेट द थ्योरम that relates charge present on closed surface and electric flux passing through it by using this theorem। देखो ये पहले तो थ्योरम को बताओ कौन सा थ्योरम है बोल रहे हैं, है ना। चार्ज प्रेजेंट, क्लोज सरफेस में चार्ज प्रेजेंट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रही है, ठीक है। देखो कैसे घुमाया है ये, डायरेक्ट नहीं बोला ना गॉस थ्योरम, पहले थ्योरम को दे दिया है, बताओ, है ना। बाय यूजिंग दिस थ्योरम फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली, देखो चार्ज स्फेरिकल, है ना। तो देखो चाहे यहाँ पे देखो क्या बोल रहा था मैं, ये ऊपर चले गया, वेट, ये मेटालिक कंडक्टर, या यहीं पे लिख देता हूं चार्ज, है ना। चार्ज क्या बोला है, चार्ज स्फेरिकल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल,
है ना, फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे 3 पोजीशन में बोलता है बेसिकली, अगर ये स्फीयर है तो एक बाहर निकालो, एक बाहर निकाल दो, अब एक सरफेस पे निकाल दो, अब इसकी साइड निकाल दो। 3 ये आएगा तो 3 पॉइंट पे पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो ये है अपना क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। पहला आउटसाइड निकालना, सरफेस निकालना, इनसाइड निकालना, वही बात है। क्लियर है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, ये स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहां तक इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा। मान लो मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसके आउटसाइड पर कोई पॉइंट पी है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, हाँ, तो ये है वो पॉइंट पी। क्लियर। अब क्या करना है, देखो भैया ये खुला है, गॉस थ्योरम लगेगा नहीं। अब क्या करना है, इसको बंद करना है। तो जिस डिस्टेंस पे निकालनी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसी डिस्टेंस को रेडियस मानकर एक हमने दूसरा स्फीयर एज्यूम किया, एज्यूम कर लिए। अब यहां पास एक छोटा सा एरिया, बिल्कुल छोटा सा एरिया डीएस मान लिए, है ना। ये मान लिया। क्लियर। अब इसके कारण, अब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी निकलेगी, ईडीएस, ये देखो ई डॉट डीएस, और यहाँ पे देखो डीएस का डायरेक्शन इधर, ई का भी डायरेक्शन इधर। देखिए ये स्फीयर इमेजिन करो, स्फीयर से ई बाहर निकल रहा है, ई बाहर निकल रहा है, एक दूसरा स्फीयर इसको घेरा हुआ है, इसका एरिया यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका एरिया भी तो बाहर ही होगा ना, उधर ही तरफ। ठीक, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलता है ना। तो डीएस भी इधर निकलेगा, ई भी इधर निकलेगा, एंगल 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ओके, डीएस ये हो जाएगा, और डीएस ऐसे डीएस सबको अगर मैं जोड़ूं तो पूरे वो स्फीयर के कारण जो मैं इमेजिन किया हूं उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकता हूं। तो डीएस कितना, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो फाई इतना निकला। अगेन गॉस थ्योरम से फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो क्यू चार्ज उसमें है। ओके, सो ई इज इक्वल टू, ये इसको दोनों को इक्वेट कर दिया अपन, ई को उधर भेज दिए। ये देखो, अब ये फॉर्मूला जो है ना, देखो ये फॉर्मूला देखा लग रहा है, क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर ई क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो सेम आया है, देखो। अब ऐसा क्यों आया बताऊं, क्योंकि एक जो स्फीयर होता है ना, उसके बाहर जब जाके देखो ना, तो वो जो स्फीयर है ना वो पॉइंट चार्ज के जैसा दिखता है। देखो ये पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये, तो ये है ना। चलो नेक्स्ट, ये हो गया ना। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव इक्वेशन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एनी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर शेल इज exactly to that electric field when take the same charge at center of sphere. क्लियर। तो ये बाहर निकल गया। देखो ये वाला कंडीशन को अपन बोलते हैं जब r जो है ना कैपिटल r इज ग्रेटर देन कैपिटल r। कैपिटल r क्या है, उसका रेडियस से बड़ा, मतलब रेडियस से बाहर है r, तभी तो स्मॉल r क्या है, वो पॉइंट यहाँ पर निकालना है। r क्या है, रेडियस। तो भैया वो पॉइंट अगर बड़ा होगा रेडियस से तो बाहर निकल गया ना ऑलरेडी, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी है बिल्कुल, है ना। अब सरफेस पे आओ, सरफेस पे जैसे ही आए, यहां पर देखो ये स्फीयर था, यहाँ पे छोटा r था, ये इसको पकड़ यहाँ ले आए, ये रेडियस था, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R नहीं हो गया, बस छोटे r की जगह बड़ा R रख दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अंदर आओ। अब देखो भैया मेटालिक या कंडक्टर जो होता है उसमें मैं पहले ही बताया था चार्ज क्या होता है, बाहर आ जाता है, बाहर आ गया तो अंदर कोई चार्ज है क्या, क्यू तो 0 है, अंदर क्यू 0 है तो कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओगे, अंदर 0, सिंपल, फ्लक्स ही 0 होता है, कोई फ्लक्स नहीं, 0 टोटल, ई 0, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, आसान है। अब क्या है ये, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ध्यान दो। देखो बच्चों बाहर क्या आया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर।
सरफेस पे कितना आया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर इनसाइड 0 है ना। देखो बाहर है स्क्वायर इनवर्स में, सरफेस पे इतना है, देखो ये दोनों में ये आर जाता है, ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो ये वाली क्वांटिटी छोटी होगी, ये बड़ी होगी, तो कहने का मतलब सरफेस पे बहुत ज्यादा है। इसका ग्राफ देखो, इधर E बनाओ, इधर R बनाओ, ये है अपना गोला, ये है उसका रेडियस, रेडियस पर है मैक्सिमम, सेंटर पे है 0 रेडियस तक, ठीक है ना। उसके बाद रेडियस पे है मैक्सिमम, देखो सेंटर पे 0 कहां तक, रेडियस तक, तो सेंटर से बढ़ाओ, ये बढ़ा, एक मिनट कलर जरा मैं चेंज कर लूं, बड़ा बेहतरीन कलर मिला है ऐसा लग रहा है, ये ठीक है। 0 कहां तक, रेडियस तक, रेडियस पे मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पे देखो ना, ये कौन सा कंडीशन है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा हूं, ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है, इजी है। देखो 0 अचानक से मैक्सिमम रेडियस पे स्क्वायर इनवर्स, ये स्क्वायर इनवर्स, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इजी हो गया। तो गॉस थ्योरम जो है, और कोई छोटा मोटा है, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने आता है। देखो प्रूफ करना ना एकदम 2 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो गॉस थ्योरम क्या होता है, देखो प्रूफ करके बता देता हूं, वैसे मेरा मन था नहीं इसको बताने का, बट ठीक है बता ही देता हूं। देखो गॉस थ्योरम क्या होता है, फाइन नेट जो होता है किसी भी चार्ज के कारण, वो क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये होता है। अब इसको ना इस गोले के लिए ही प्रूफ करो, क्या करो, गोले के लिए प्रूफ करो। गोले के लिए क्या होता है, देखो ये E इज इक्वल टू कितना निकलेगा, E इज इक्वल टू कितना निकला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r², ठीक है। फ्लक्स का हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या फ्लक्स का क्या जानते हैं, E डॉट ds जानते हैं। E हम कितना निकाले हैं, सरफेस पे निकाल दो ना, क्या दिक्कत है, सरफेस पे निकाल दो E, चलो तो देखो E ये हो गया, E कितना निकाले थे सरफेस पे, ये तो बाहर निकाल दो अभी, और ये ds है ना, चलो E कितना निकाले थे, निकालते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और ये हो जाएगा क्यू मान लो चार्ज है उसमें, बाई कैपिटल R²। अब ये बचा ds, क्या बचा, ये है ds, ये बचा ds। नाउ इसको अपने जगह में रहने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r², ds, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r²। देखो ये खत्म, 4 पाई r² खत्म, क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं से प्रूफ कर देना, आसान है, गॉस थ्योरम लिख देना, प्रूफ कर देना, कौन क्या है इसको डिस्क्राइब करना, हो गया काम, ठीक। तो ये है अपना गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस। इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से जो बताया, एक क्वेश्चन जो है आगे वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, ठीक है। तो देखो इतने में मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए, क्लियर, और 2 से 3 क्वेश्चन उसमें से बनेंगे। ये चैप्टर फिलहाल जो है गॉस थ्योरम और उसके जो एप्लीकेशंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है, उसके वीडियोस को डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। इसमें अगर कोई पोर्शन अगर नहीं समझ आया हो या और कुछ आपको समझना हो इसमें से, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।